So today we are going to start with force and laws of motion, new chapter, side chapter of physics. तो syllabus का ये है कि we start with force and motion. Okay, basically force क्या है और इसमें आपका inertia भी आ जाएगा. Then what are the Newton's laws of motion? Okay, and what is the inertia of body? Okay, what is the momentum? तो इन सब के basics और exactly है क्या, कुछ example से समझेंगे momentum क्या है, force acceleration में क्या relationship है. Okay. Then we will end with the idea of conservation of momentum. Okay, कि momentum conservation से actually में है क्या और इसके क्या क्या applications हैं. Okay, तो ये हमारा overview है इस topic का. So what is force? Any push or pull on a body is called force. ये कोई definition नहीं है. Okay, ये just example कह सकते हो that pushing and pulling is an example of force. Okay, तो फोर्स एक्चुअली एग्जैक्टली है क्या, इसको अभी आगे पढ़ेंगे. ओके, अभी इसको पिन पॉइंट रखते हैं. तो थोड़ी बहुत जो हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए आपके, पुशिंग और पुलिंग. तो अगर मैं कह रहा हूँ मैं किसी को पुश कर रहा हूँ, जैसे इस एग्जांपल में इस बच्चे को पुश कर रहा है, तो एक तो होगा वो कितनी फोर्स से इसको पुश कर रहा है. ओके, और वो किस डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है, राइट. दैट मीन्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली ये इसको पुल कर रहा है, तो सेम वो कितनी फोर्स से इसको पुल कर रहा है, पता नहीं पुल कर रहा है या वो लेके जा रहा है. ओके, सो और किस डायरेक्शन में उसको पुल कर रहा है. ठीक है, और सिमिलरली आपका इस केस में हो जाएगा. तो अभी जो हम विजुअल ये तीन जो एग्जांपल्स देख रहे हो विजुअल में, तो इसमें है कि फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट इज जस्ट बाय विजिबल इफेक्ट्स. ओके, वो इफेक्ट्स हैं क्या, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं कि किसी को पुश कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या कर रहा है वो, उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. और अगर एक भागते कुत्ते को वो पकड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है. तो वेलोसिटी चेंज एक तरह का इफेक्ट हो गया जो हमें दिखाई देता है फोर्स की वजह से, कि किसी को रोकना या किसी को धक्का देना, ये सब क्या होगा, विजुअल इफेक्ट हो गया. सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्या है, इसकी पोजीशन यहाँ पर भी यही हुआ है कि एकदम से ऊपर लेकर गया. ओके, तो ये सब क्या है, विजुअल इफेक्ट्स हैं. तो फोर्स कैन बी सीन बाय जस्ट बाय विजिबल इफेक्ट्स, जो डेली एग्जांपल्स में आप देखते हो. ओके, तो और क्या क्या हम देखते हैं जो इफेक्ट्स हैं फोर्स के, जो हमें विजिबल होते हैं. तो फर्स्ट, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बॉडी. ओके, जैसे आपने बॉल को किक करा, तो अभी बॉल क्या थी, बिल्कुल जीरो वेलोसिटी पे थी. उसने आपको किक करा तो उसको क्या मिल गया, उसको कुछ वेलोसिटी मिल गई. तो आपने क्या करा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया. तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उसने किक करा, उसने उस पर फोर्स लगाई. तो फोर्स का जो फर्स्ट इफेक्ट हो गया, दैट इज मूव अ स्टेशनरी बॉडी. दूसरा कर सकते हैं स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जांपल आपकी कार है, आपने ब्रेक अप्लाई करी, तो आपका जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इसकी कुछ वेलोसिटी थी और फिर एकदम से स्टॉप पर आ गई. दैट मीन्स अगेन चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो आप स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हो, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हो. आप किसी की स्पीड को चेंज कर सकते हो. ओके, जैसे इसी एग्जांपल में आपने स्पीड बढ़ा दी, दैट मीन्स आपने एक्सेलरेट करा, तो आपने कुछ फोर्स लगाई. ओके, आपके इंजन ने कुछ फोर्स लगाई, तो आपने क्या करा, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. Then you can use it can also be seen from change of direction of moving body. Okay, तो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल आ रही है और आपने हिट करा और 5 मीटर पर सेकंड से ही गई. लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि पहले वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, फॉर एग्जांपल वेस्ट में आ रही थी, और अब वो ईस्ट में चली गई. सो आपने क्या करा, एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर दी. सेम एग्जांपल आप देख सकते हो जो हमने कहा था जब हमने वेलोसिटी की बात करी थी, कि अगर एक कार एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ओके, तो आपको एक कॉन्स्टेंटली फोर्स लगानी पड़ेगी इसकी स्पीड चेंज करने के लिए, नहीं इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोर्स, कि आप वो कुछ फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर मोशन में है, चाहे आपकी स्पीड सेम है, लाइक से 5 मीटर पर सेकंड, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो हर सेकंड चेंज हो रही है. तो इसका मतलब हर सेकंड आपके पास यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है. और फिफ्थ जो आप देख सकते हो, इट्स अ चेंज ऑफ शेप ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल आपने किसी सिंपल एग्जांपल ये रहा, ओके, कि आपने स्प्रिंग को क्या करा, खींचा या फिर उसको कंप्रेस करा, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हो. ओके, तो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ और द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ओके, यहाँ पे कोई डाउट?
इजी। No. Yes, sir. ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। ओके तो अभी जितने भी एग्जांपल्स आपने पहले देखे ना वो सारे अनबैलेंस्ड फोर्स के थे। अभी मैं बताऊंगा बैलेंस्ड फोर्स क्या है। तो अगर किसी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसका जो रिजल्टेंट है, ओके दैट मीन्स उसको आप सम अप करोगे तो वो जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कोई कोई आपने जितने भी आपने पीछे इफेक्ट्स देखे हैं, ठीक है, अगर वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रही हो सकती। ओके हो सकता है उस पर कोई फोर्स लग रही हो लेकिन कोई भी इफेक्ट ना दिखाई दे रहा हो, तो उस केस में कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, उस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। उस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज जीरो। और उस केस में हम कहेंगे फोर्सेस आर बैलेंस। फोर्सेस हैं लेकिन फील नहीं हो रही क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखो, ओके तो यहाँ पर ये ब्लू टीम भी फोर्स लगा रही है और रेड टीम भी फोर्स लगा रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर टाई को प्लेस कर दूं, ओके तो ये मूव ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेस है, इसलिए कुछ कुछ इफेक्ट्स ही नहीं हो रहा, ना कोई वेलोसिटी Yes. चेंज हो रही है, ना कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओके ना कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग में या अपोजिट हुआ है, ओके कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फोर्सेस फिर भी हैं। तो इस तरह की फोर्सेस होती हैं आपकी बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके तो बैलेंस्ड फोर्सेस को और डिटेल में बहुत अच्छे एग्जांपल्स हम करते हैं, और उससे पहले एक देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का एक एग्जांपल। सॉरी तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो जाएगा आपका, मूव अ स्टेशनरी बॉडी, राइट, स्टॉप अ मूवी, जो भी हमने क्या देखे थे, इफेक्ट्स देखे थे, फोर्सेस के इन्फ्लुएंस देखे थे, अगर वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका एग्जांपल हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स का। ओके स्लाइड्स में इतना ही आज कवर है। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं जल्दी से। तो मैं कह रहा था बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स का। तो फॉर एग्जांपल एक टेबल है, या टेबल नहीं लेते हैं, हम लेते हैं रोड, लेते हैं रोड पे एक कार लेते हैं, ओके या बस लेते हैं, व्हाटएवर क्या बनेगी। अच्छा आपने जैसे साइकिल को पैडल मारने की कोशिश करो या कार चलाई हो या कुछ भी, ठीक है, कोई भी व्हीकल कराओ, तो आप देखोगे आपको थोड़ी सी फोर्स एक्स्ट्रा लगानी होती है। ऐसा तो नहीं ना कि हल्का सा पैडल रखा और कार चलने लग गई या फिर आपकी साइकिल चलने लगी, ऐसा होता है क्या सौरभ? No. नहीं होता ना, लेकिन फोर्स तो आप फिर भी लगा रहे होते हो, है ना, आपने Yes, sir. थोड़ी बहुत फोर्स लगाई है लेकिन हुआ नहीं। तो होता क्या है कि आप कुछ फोर्स लगा रहे हो आगे की साइड, और सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, कार और पैडल छोड़ो, और सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक अलमीरा है, राइट, से 2 बना देते हैं। तो आपके घर में एक अलमीरा है, आप इसको पुश करने की कोशिश करो, ओके तो आप पुश करोगे तो आप फोर्स आगे लगा रहे हो, लेकिन आप स्टार्ट करो एक उंगली से, ओके लेट्स से 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो आपने हल्की सी उंगली लगाई तो क्या अलमीरा मूव कर जाएगी? नहीं करेगी, No, sir. है ना। आपको पूरा आपने हाथ लगाया, फिर शायद कमर भी लगानी पड़े या फिर दीवार को भी साथ लगाया, तब जाके कहीं पे अलमीरा अगर फुली लोडेड है तो मूव करना स्टार्ट करती है। ओके तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी एक उंगली लगा रखी थी तो आपने फोर्स तो आगे की ओर लगा रखी है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए एक और फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ओके तो ये फोर्स कहाँ से होती है, ये फोर्स इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरह समझ लो कि अगर इस जो आपका फर्श है उस पर अगर मैं बहुत सारा ऑयल डाल दूं या ग्रीस डाल दूं तो क्या होगा, तो शायद आपकी उंगली से वो आगे मूव करना लग जाए, ऐसा होगा ना, क्योंकि अब क्या हो गया, अब आपका फर्श Yes. एकदम स्मूथ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फ्रिक्शन कम कर दिया। अगर इसी चीज को आप रोड पे ले जाओगे ना तो और ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि रोड पे तो किसी चीज को मूव करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स, कि आपने एक आगे फोर्स लगा रखी है और उतनी ही फोर्स, याद रखो आपने जितनी फोर्स आगे लगी है उतनी फोर्स पीछे लगेगी, ठीक है, तभी वो बैलेंस होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, अगर ऐसा होता तो क्या होता है, ये चेयर अपने आप, ये अलमीरा अपने आप ही मूव करने लग जाती है इधर उधर, है ना। Yes, sir. Okay?
तो बैलेंस फोर्स में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। जितना आगे खींच रहे हो उतना ही पीछे खींच रहे हैं, दैट मीन्स रिजल्टेंट इज जीरो। और क्या हो सकता है, ओके एक और फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। Yes, ग्रेविटी sir. पे तो हमने एग्जांपल एक्टिविटी भी करके देखी थी, राइट। कोई भी चीज वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो कभी सोचा है कि अलमारी जमीन में क्यों नहीं चली जाती, या हम बैठे हुए हैं तो हम जमीन में गड़ क्यों नहीं जाते, या मकान है वो जमीन में चला क्यों नहीं जाता, क्योंकि फोर्स तो नीचे है ही। अगर वो नीचे नहीं जा रहा, अगर ये अलमीरा जमीन में नहीं जा रही, इसका मतलब कोई और भी फोर्स है जो इसको नलीफाई कर रही है, ओके। उस फोर्स को बोलते हैं हम फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये हम पढ़ेंगे, Reaction. फ्लो में पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, ये ग्रेविटेशन फोर्स को नलीफाई कर रही है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस वजह से तो आपने देखा कि एक सिंपल अलमीरा अगर कोई भी फोर्स ना लगाऊं तब भी उस पर फोर्स लग रही है। एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और एक रिएक्शन फोर्स लग रही है। स्टिल ये चीज स्टेशनरी है बिकॉज दीज आर द बैलेंस्ड फोर्सेस, ओके। ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। और इसी इसी एग्जांपल में अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, जब आपने इसको मूव करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये वाली फोर्स जो है, ये फोर्स विल बी ग्रेटर देन योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस केस में क्या होगा, आपकी जो अलमीरा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एग्जांपल हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड, क्लियर। Yes, sir. डाउट यहाँ पे। No, sir. तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज न्यूटन्स लॉ। ओके, तो न्यूटन सर ने क्या First law. करा, सॉरी Sir, first law करा रहे हो? अभी स्टार्ट तो करने दो, फर्स्ट से स्टार्ट अच्छा. करें। ओके, न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने डिस्क्राइब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी चीज क्यों हो रही है, ओके, टू डील विद मोशंस ही हैज गिवन 3 लॉज, जिसको हम कहते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, Yes. ओके। तो इसको समझेंगे हम एक एक करके, ओके। सो कलर चेंज कर लेते थोड़ा। सो वी हैव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसी से मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या क्लेम करा, ओके। ही सेड अ बॉडी at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform velocity okay, unless an external force is applied, an external force is Fourth is applied. applied to it, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एक बॉल सिंपल पड़ी हुई है, ओके, तो पड़ी रहेगी इनफाइनाइट टाइम के लिए जब तक इस पे कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। जैसे अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, जब तक मैं फोर्स नहीं लगा रहा तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेस्ड पे ही रहेगा, ओके। और अगर ये मोशन में है, अगर बॉल मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
और कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आपकी स्पीड भी कांस्टेंट है और आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड। ओके, तो वो सेम स्पीड मतलब सेम डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन में ही वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस उसको रोकने के लिए या उसको कुछ भी करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाता, कुछ भी मतलब उसको या तो रोकने के लिए या उसकी स्पीड तेज करने के लिए कोई अलग से फोर्स नहीं लगता। सो दिस वाज द लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की जो टेंडेंसी है वो स्टेट को चेंज नहीं करती। सो body has a tendency to resist any change in its state of rest or of motion, uniform motion. ओके, तो बॉडी क्या करेगी, वैसे ही रहेगी जैसी है, चल रही है तो चलती रहेगी, बैठी है तो बैठी रहेगी, ठीक है, जब तक तुम उस पर मतलब पंगे नहीं डालते उस पर, ये कह सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हम, इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इनर्शिया। ओके, तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट। ओके, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये बात क्लियर है? यस सर। ये ऑब्जर्वेशन थी न्यूटन की और मैथमेटिकली बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शिया के और अच्छे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इनर्शिया के बहुत अच्छे एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल होगा, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, राइट? तो आपने देखा होगा यस कि आप बैठे हुए हो और बस चल रही है और बस ने जैसे ही ब्रेक मारी तो क्या होगा? आपको एक जर्क फील होता है। यस सर। जर्क कैसा फील होता है, मतलब उसको फिजिकली एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा कि आपकी जो अपर बॉडी है, हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेट्स से हेड है और ये ऊपर का पार्ट हो गया और नीचे का पार्ट हो गया, लेट्स से हम बैठे हुए हैं। ओके, तो होगा क्या, अभी ये जो पोर्शन है ये तो बस से अटैच हो रखा है बिल्कुल, है ना, सीट से आपका अटैच्ड है, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा फ्री है, थोड़ा फ्री है, राइट? आप आगे पीछे हो सकते हो, है ना। तो अभी आपने यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो, ओके, और बस मूव कर रही है। तो अगर बस मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो आपकी जो अपर बॉडी है वो भी क्या है, मोशन में है वी वेलोसिटी से। यस, तो अभी जैसे यस सर। अभी और अब ये जो नीचे की बॉडी है वो क्या है, नीचे की बॉडी क्या है, बस के साथ अटैच्ड है। अब बस ने जैसी ब्रेक अप्लाई करी तो आपकी ये जो है, ये जो टांगे हैं वो तो रेस्ट पे आ गई, बस के साथ रेस्ट पे आ गई, बस के साथ चिपकी हुई है बेसिकली, है ना। तो ये तो बस के साथ रेस्ट पे आ गई, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है अभी भी क्या थी, मोशन में थी। ये तो अलग है ना, ये तो मोशन में थी, राइट? आपकी ये हड्डियों से जुड़ी हुई है, राइट? तो ये जो हड्डियां हैं ये तो ऊपर मोशन में है। तो जैसी ब्रेक अप्लाई हुआ, ये कहाँ जा रही थी बेचारी, ये तो आगे जा रही थी वेलोसिटी से। तो जैसी ब्रेक अप्लाई करा तो ये क्या हुआ, ये आप आगे झुक गए, ठीक है। तो पता चला ओ मैं तो आगे जा रहा हूँ, फिर क्या हुआ, आपकी बॉडी ने पीछे की ओर फोर्स लगाया, ओके, और आप फिर एकदम से सीधे हो गए। तो जिसको हम बोलते हैं कि हमें जर्क फील हुआ। यही होता है, कभी नोटिस करें हमारे साथ क्या होता है जब हम बस में राइड कर रहे होते हैं, आप सोच पा रहे हो कि जब हम बस में राइड कर यस रहे सर। होते हैं तो हमारी अपर बॉडी मोशन में होती है, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम आगे जाके पीछे होते हैं। पीछे तो इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद ही होना चाह रहे होते हैं, है ना, हमारी बॉडी हमें खींच रही होती है कि भाई सीधा बैठ, राइट? अदरवाइज तो आप गिर ही जाते हो। सेम चीज होती है जब आपकी, लेट्स से ड्राइवर ने क्या करा, स्पीड एकदम से बढ़ा दी, लेट्स से स्पीड बढ़ा दी, उस केस में क्या होता है, अगर आप खड़े हो, बैठे हुए तो शायद फील, बैठे हुए भी वैसे फील होता है, आपको एक पीछे की ओर फोर्स फील होती है, यस सर। या फिर एकदम से रुकी हुई गाड़ी है और आपने एकदम से झटके से चलाई, तब भी एकदम पीछे से फोर्स होती है। तो हो क्या रहा था, अगेन यस सेम चीज, आपकी नीचे की बॉडी तो बस से अटैच्ड है, ठीक है, तो बस के साथ ही चल रही है और कम हो रही है, लेकिन अभी क्या था, ऊपर की बॉडी एकदम से रेस्ट में थी, ठीक है, और
बाकी नीचे की बॉडी आगे चली गई। तो ये बेचारी क्या कर रही थी, रेस्ट में रहना चाहती थी, मतलब जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहना चाहती थी। बाकी बॉडी आपकी यहाँ तक पहुंच गई है, तो आपको क्या फील होता है? आपको ऐसा लगता है कि यार ये पीछे कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बॉडी क्या थी, अभी रेस्ट पर ही थी। समझ में आ रही है बात? मैं तो गलत कर दी सारी फिगर, सॉरी। Yes. ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, और इनर्शिया के बारे में कह सकते हैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मास। अभी कैसे कह सकते हो, खुद सोचो। आपके पास एक बॉल है और एक अलमीरा है, दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। आपको मोशन में लाना है, तो किस में कम 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 ताकत लगानी पड़ेगी, बॉल को मूव करने में या अलमीरा को मूव करने में? What, sir? आपके पास एक बॉल है और एक अलमीरा है, दोनों रेस्ट पर है, आपको दोनों को मूव कराना है, तो Yes, किसको मूव कराने में ज्यादा फोर्स लगेगी या ज्यादा ताकत लगेगी, बॉल को या फिर sir. अलमीरा को? Almira. अलमीरा को ज्यादा लगेगी, है ना? Almira. तो इसको हम कहते हैं कि अलमीरा हैज द ग्रेटर इनर्शिया या मोर इनर्शिया देन द बॉल। क्यों क्यों इनर्शिया ज्यादा है? क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या था, मेरे को जिद है कि मेरे को उसी स्टेट में रहना है, तो तुम अगर मेरे को मेरी उस स्टेट से हिला रहे हो तो मेरे पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो हमने देखा कि जिसका मास ज्यादा होता है उसमें हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जिसका मास कम होता है उसमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। सो वी कंक्लूड दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मास। ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो अभी तो ये सिर्फ मास की बात हुई है जब रेस्ट से मूव कराना है। ठीक है, अभी मैंने रेस्ट की बात नहीं करी। तो दिस थिंग इज क्लियर कि जिसके पास ज्यादा मास है उसके लिए ज्यादा इनर्शिया आपको चाहिए होगा। ओके, तो अब हम, ये तो हमने बात करी जब चीजें रेस्ट पर है ना? अब बात करते हैं कि अगर कोई चीज मोशन में है उस केस में क्या होता है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है? ओके, ये अच्छा एग्जांपल मिला मेरे को नोट्स में। जैसे आपका कारपेट है, राइट? कारपेट में डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये तो आपने भी Yes. करा होगा, चादर वादर झाड़ी होगी, तो उसमें क्या होता है जब आप उसको शेक करते हो, ठीक है, आप इसको गंद को निकालने के लिए शेक ही करते हो ना, तो आप शेक Yes, से sir. कैसे कैसे डस्ट रिमूव हो रहा है, कभी सोचे हैं? शेक से डस्ट रिमूव कैसे हो जाता है? क्योंकि जो डस्ट है, What's ठीक the है, fun? डस्ट उसके ऊपर सिर्फ पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ग्लू से चिपका नहीं रखा है, ये जस्ट पड़ा हुआ है, या फिर समझ लो कि बहुत कम फोर्स होगी, अगर होगी भी तो अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, लेकिन आपका कारपेट पूरी की पूरी एक बॉडी है जो एक के बाद एक धागों से बहुत सारी जुड़ी हुई है ना? अगर आप इसको टू एंड फ्रो करोगे, ठीक है, तो आपने क्या करा, कारपेट को हिलाया, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल को तो डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाई ना, आपने फोर्स किसको लगाई, कारपेट को लगाई, राइट? तो ये जो डस्ट Yes. पार्टिकल्स हैं ये क्या रहेंगे, ये तो स्टेशनरी थे, स्टार्टिंग में चुपचाप बैठे हुए थे अपना, तो इनके पास क्या है? तो मैंने कहा कि जब इसके ऊपर फोर्स लग ही नहीं रही तो ये क्या करना चाहेंगे, रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। समझ रहे हो, ये रेस्ट पे रहेंगे, और Yes, फोर्स sir. किस पे लग रही है, कारपेट पे लग रही है। ठीक है, तो अगेन क्या लगेगा, इनर्शिया लगेगा, और ये क्या होगा, जैसे जैसे हमें वहां पे जर्क फील हो रहा था अपर बॉडी को, सेम चीज इसको यहाँ पर भी फील होगी, और ये क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे आपके, निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। निकलने क्या मतलब, आप हिला रहे हो और वो तो बेचारे रेस्ट पे ही थे। फॉर एग्जांपल एक कारपेट है, एकदम से आप उसको नीचे गिरा दो, ठीक है, हालांकि इसमें कम फोर्स लगती है विद रिस्पेक्ट टू शेकन, लेकिन मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से सेम फोर्स है, तो होगा क्या कि डस्ट पार्टिकल्स तो रेस्ट पर थे ना, आपने एकदम से ड्रॉप करा, तो ये तो रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे, ये कहाँ रहना चाहेंगे, यहीं पर रहना चाहेंगे। ठीक है, मैं अभी ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि एकदम से फोर्स से आपने नीचे छोड़ा, ठीक है, अदर देन ग्रेविटेशन फोर्स, तो इस पे तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, ये तो ऊपर रह गए, उसके बाद ग्रेविटी से गिरे तो गिरे। समझ में आ रहा है? तो ये इससे थोड़े अलग हो जाएंगे। सेम चीज आपकी शेक मतलब शेक करने से होती है, जो एनालॉजी है मैं थोड़ी शेकन के लिए देना चाह रहा था। ठीक है, और यस आई गेस दीज एग्जांपल्स तो समझ में आ रहा है, इनर्शिया का थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहा हूँ। इट हैज द टेंडेंसी Yes. टू रेसिस्ट एनी चेंज, और जिसके बाद जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो रेसिस्ट करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज योर मोमेंटम. ओके, मोमेंटम से ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब होगा. तो उससे पहले हमें मोमेंटम को समझना, मोमेंटम क्या है. तो अभी हमने देखा कि इनर्शिया के लिए क्या चाहिए, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. लेकिन अभी Yes. कुछ सोचो, एग्जाम्पल दूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल चाहिए मेरे को. लेट्स से एक ट्रक है, आई डोंट नो कितना अच्छे से मैं बता पाऊंगा. आपका ट्रक बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. और आपका ध्यान नहीं है सड़क पर, आप ना एक आगे की ओर देखकर ऐसे खड़े हो, और ट्रक वाला भी शायद बेवकूफ़ है या जो भी है, ठीक है. तो उसने क्या करा, लेकिन स्लोली आ रहा था, तो उसने आपको हिट करा, तो आपको क्या होगा, आपको Emergency. हल्का सा आगे या तो हाँ गिरोगे सर. या फिर पैर से संभल कर आगे हो जाओगे, है ना. इतना ही इफेक्ट फील होगा, ज्यादा तो फील नहीं होगा, राइट. अब सेम सर वो स्लो आ रहा था. ट्रक स्लो आ रहा है, लेकिन स्टिल ट्रक का मास तो बहुत ज्यादा है ना, राइट. ट्रक का मास तो बहुत ज्यादा है. अब सेम चीज देखो, एक छोटी चीज करते हैं, एक बॉल लेते हैं, ठीक है. एक बॉल बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, लेट्स से श्योर डॉक्टर फैक्ट, आई डोंट नो कितनी स्पीड से लगता था वो, 120 सर किलोमीटर पर आवर, 120, 170, 175. लेट्स से 200 किलोमीटर पर आवर. ओके, और मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ज़्यादा ही आएगा. तो अगर वो इतनी स्पीड से आपको बॉल मारेगा तो आप गिरोगे आगे, लेट्स से पीठ पे लगती है या पैर पे लगती है, ठीक है. हो सकता है निशान पड़ जाए, बट लेट्स से कि पूरी बॉडी पे एक इफेक्ट पड़ रहा है ना. तो क्या होगा, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपको इसमें, है ना. लेकिन इसका मास तो कम था, फिर भी आपको इफेक्ट ज़्यादा होगा. इसमें मास ज़्यादा था, फिर भी इफेक्ट कम हुआ. तो इसका मतलब सिर्फ मास इफेक्ट नहीं कर रहा, आपकी वेलोसिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ओके, तो इनर्शिया में, या फिर आप कहो कि कुछ जो फोर्स आपको लग रही है सिर्फ मास की वजह से नहीं लग रही, आपका वेलोसिटी भी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है. तो इसलिए वी हैव डिवाइज्ड अ न्यू टर्म, मोमेंटम. ओके, मोमेंटम इज डिफाइंड बाय p. okay, it's also vector quantity. Why? Because it is defined as mass into your velocity. ओके, मोमेंटम क्या है, इट्स जस्ट अ डेफिनेशन. ओके, ये कुछ ऐसी फिजिकल कुछ चीज नहीं है, ये एक डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है, मास इनटू वेलोसिटी, जस्ट दैट. ओके, तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, आपका वेक्टर है. ओके, तो आपका ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा. ये स्केलर है आपका, तो स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर होता है, हमें फर्स्ट क्लास में एक बार पढ़ा था, ठीक है. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर. तो मोमेंटम क्या, मास इनटू में वेलोसिटी. और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही आपकी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है. तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. Yes. वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यहाँ कोई डाउट. No. ओके, ओके, इसके थोड़े से और एग्जांपल्स से क्लियर करूँ, मोमेंटम का जो इफेक्ट है वो कैसे फील होता है. और कौन सा सिंपल एग्जांपल, कोई भी हाई स्पीड एग्जांपल ले लो. ओके, फॉर एग्जांपल कि लेट्स से बॉल का एग्जांपल लेते हैं. तो अगर बैट्समैन है, ठीक है, प्ले कर रहा है, और एक बॉल आती है और बाउंस जाती है. ओके, सॉरी, लेट्स से बाउंस जाती है. तो ये बैट्समैन क्या करेगा, ये बैट्समैन डक करेगा, नीचे झुकेगा, है ना. क्यों, क्योंकि Yes. उसको पता है कि ऑल तो बॉल का मास बहुत कम है, लेकिन जो बंदा फेंक रहा है उसको स्पीड से फेंक रहा है, राइट. तो उसका सर्वर फोड़ सकती है, अगर हेलमेट पहना हुआ है तब भी थोड़ा बहुत तो हर्ट कर ही सकती है, राइट. तो खाम खा के पंगे क्यों ले. तो ये इफेक्ट होता है आपका टोटल चीज का. सिमिलरली आप मास बढ़ा दो, तो ऐसी भी चीज कर सकते हो जिसमें मास बढ़ा दो और वेलोसिटी कम कर दो, और तब भी आप सेम इफेक्ट ला सकते हो, राइट. ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 kg की बॉल है और 200 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो इसका जो इफेक्ट होएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा, मोमेंटम. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 200 किलो की चीज़ ले सकते हैं और 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. समझ में आ रहा है.
तो इसलिए सिर्फ मास इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, वेलोसिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। तो इससे हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका? पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, ओके, वहां से समझते हैं। सो it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied इसका मतलब मैथमेटिकली क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। किसका था? सो चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, रेट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन? रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज होना, राइट? टाइम के रिस्पेक्ट में चीज चेंज होना। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो आपका टाइम फैक्टर भी आएगा। ओके, इसका मतलब जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल लूं, तो हम लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, राइट? तो अगर कोई u वेलोसिटी से जा रहा है, ओके, और लेट्स से एक बॉल थी, ठीक है, u वेलोसिटी पे है, लेट्स से रेस्ट पे है, u 0 है, इसको मैंने किक करा और इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ v, राइट? तो u से v पर गया, ठीक है, और लेट्स से ये जो मैंने फोर्स लगाई बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगाया हुआ, किस चीज को मैं किक कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल 0 सेकंड होगा, कुछ माइक्रो सेकंड तो होगा ही होगा, राइट? तो लेट्स से कुछ टाइम के लिए मैंने इसको फोर्स लगाया, है ना? तो आपकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी? डायरेक्टली। तो अगर मैं पूछूं कि कितनी फोर्स लगाई है, तो मैं कह सकता हूँ दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कितना आपने मोमेंटम चेंज करा है। तो चेंज मोमेंटम क्या होता है आपका? फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा आपका? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यस सर। अपॉन में टाइम टेकन। तो v माइनस u अपॉन t जैसे ही हो गया। हाँ, लेकिन मोमेंटम है तो क्या होगा? एम वी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वी है, मास एम है। इनिशियल में मास तो चेंज हुआ ही नहीं, बॉल तो वही है, राइट? तो मास वही रह गया और वेलोसिटी कितनी थी? वैल्यू टू थी, और डिवाइड बाय कितना टाइम लिया गया। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास कॉमन ले लिया, अंदर क्या गया? वी माइनस यू अपॉन टी, राइट? और ये कौन सी है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किसकी डेफिनेशन थी? एक्सेलरेशन की। यस। तो हमें कह सकता हूँ दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे? इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट आएगा, राइट? दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये भी पता होगा आपको, है ना? प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, राइट? यस। ओके, क्योंकि ये तो कह रहा है कि इतना इफेक्ट, जितना मास बढ़ाओगे उतना फोर्स बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली कितना, तो मेरे को एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और इस कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली 1 होती है, ठीक है? दिस इज यूनिटी। सो हमारा जो फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू एम ए। ओके, हाँ, याद रखना, अगर कोई पूछे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो कभी F इक्वल्स टू एम ए मत बोलना, ओके? ये बताऊंगा जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप आगे पढ़ोगे। इट इज ऑलवेज this formula. Newton's second law of motion is this. It is directly proportional to rate of change of momentum, not F equals to ma. It is, you can say F equals to dp by dt. ये कह सकते हो। और P क्या था?
पी क्या था या What, डी sir? मत लिखो, सॉरी कंफ्यूज हो गया फिर से, छोड़ो। ये बात क्लियर हो गई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, सो हमने डिड्यूस कर लिया F इक्वल्स टू ma फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर आपको फोर्स दे रखा हो, मास दे रखा हो, तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल ही सकते हैं, है ना? तो ये भी डिड्यूस Yes, कर, sir. ये तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप यूज कर ही सकते हैं। तो ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट और इनवर्सली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट निकालना हो तो यूनिट क्या हो जाएगी? मास की क्या होती है? केजी, और Yes. एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये Meter per इसकी second square. यूनिट हो गई, या फिर हम इसको न्यूटन भी बोलते हैं, कैपिटल है। तो हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन फोर्स लगी है, या फिर हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लगी है। ठीक है, Yes. इसकी एप्लीकेशन देखते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, आई गेस टाइम भी होने वाला है। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सो मैं लिखूंगा, आप मेरे को समझाना कि कैसे हो सकता है, या फिर एक मैं बता देता हूँ, आप बाकी बताना। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, क्या करूँ सर? प्लीज रिपीट, क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ ये एक एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो बता सकते हो कैसे एक क्रिकेट बॉल को कैच कैसे कर दो? मेरे को बताओ, क्रिकेट तो आपने खेला ही होगा या खेलते भी होगे, तो आप Yes, बॉल sir. को जब कैच करते हो तो कुछ हाथों के साथ कुछ अलग करते हो क्या? Yes, sir. पहले सर आर्म को पीछे ले जाते हैं backwards. आर्म को पीछे ले जाते हो, क्यों लेके जाते हो? अगर नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा? Sir. पेन होगा, Yes, sir. होगा। एक्चुअली मैं पेन ऐसे ही होगा. कैच करता था पहले। ओके, मेरे को बहुत बार लगी, बाद में थोड़ा क्लियर हुआ कि हाथ पीछे ले जाते हैं, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, मेरे को खुद से भी अकल नहीं आई थी। तो हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे लेकर जाते हैं। तो पीछे ले जाने का क्या मतलब है? फिर तो पीछे ही पकड़ के कैच कर लेते ना, लेकिन वो तो तरीका नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बॉल को धीरे धीरे आने देते हैं, है ना? बॉल को धीरे धीरे आने Yes, देते sir. हैं। तो हो क्या रहा है, अगर लेट से मैं बहुत बेकार सी ड्राइंग करूंगा, ओके बियर विद मी, आपका हाथ है और बॉल अगर बहुत स्पीड से आ रही है, दैट मीन उसके पास क्या है, मोमेंटम होगा, है ना? हाई मोमेंटम Yes, sir. होगा। तो वो क्या करेगी, जैसे ही आप पे एक्ट करेगी तो क्या होगा? अभी हमने देखा F इक्वल्स टू mv माइनस mvu बाई टी। MV minus MU upon T. Yes. ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, और इनिशियल कुछ Yes. भी थी, तो ये तो बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगी अगर ये ज्यादा है। ठीक है, और आपने एकदम से हाथ हटा दिया तो क्या होगा? आपको तो फोर्स ज्यादा लगेगी, तो वो आपको हर्ट करेगा। Yes, sir. Pain. तो हम Yes. दूसरा, अगर इस चीज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का यूज करेंगे। अगर लेट से इम्पैक्ट का, अगर एक तो हो गया बिल्कुल जाके हाथ ही आगे कर दिया, तो क्या होगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत कम रहेगा, है ना? तो आपको फोर्स Yes. ज्यादा लगेगी, हाथ पे चोट लग जाएगी। अगर आप हाथ को धीरे धीरे पीछे ले जाना स्टार्ट, मतलब समझ लो इसकी विसिनिटी में आ गए, बॉल आपसे टच होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, तब आप हाथ को पीछे ले जाते हो। ये नोटिस करना, आप दोबारा खेलो तो, ठीक है, बॉल टच होनी स्टार्ट Yes. हो गई है, उसके बाद धीरे धीरे पीछे ले जा रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो, उस इम्पैक्ट का टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा दोगे तो होगा क्या, फोर्स कम लगेगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम आ रहा है यहाँ पर। जो इम्पैक्ट का टाइम है वो आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इसलिए आपको क्या लगेगी, बॉल लगेगी नहीं कभी हाथों में। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बात समझ में आई? Yes. पक्का क्लियर हो गया क्यों करते हैं? हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ Yes. टाइम को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो उससे आपको हर्ट नहीं होगा। सेकंड एप्लीकेशन आप क्या लिख सकते हो, लेट्स से आप हाई जंपर हो, ओके, एथलीट्स होते हैं, जंपिंग करते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा जो वो Yes, sir. जंप करते हैं, तो वो जब जैसे हाई जंप करते हैं ये वाली, ओके, यहाँ से ऊपर टापते हैं पूरा, है ना?
तो यहाँ पर क्या लगे होते हैं, पैड्स लगे होते हैं, ओके, मतलब सॉफ्ट पैड्स टाइप में लगे होते हैं, ठीक है, कुशन लगे होते हैं, कुछ लगा होता है। तो मेरे को बताओ इसके बदले अगर हार्ड कंक्रीट होता तो क्या होगा? सर इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो पेन होगा। क्यों? तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे आ गया? क्योंकि ये हार्ड कंक्रीट था, ठीक है, वो बंदा सीधा इस पे टकराया और सीधा फोर्स लग गई, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि यस सॉफ्ट है, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। सेम जैसे हाथ हो रहा था ना कि कांटेक्ट में तो आया है लेकिन नीचे नीचे जाए जा रहा है, ये क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, शेप थोड़ी ऐसी आ जाती है, दिखाई नहीं यस देती लेकिन शेप थोड़ी ऐसी आ जाती है। तो उस केस में क्या होगा, आपने इम्पैक्ट ऑफ टाइम बढ़ा दिया और इसकी वजह से फोर्स कम हो गई। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो समझ में आ रहा है? थर्ड आपका यस एग्जाम्पल होता है सीट बेल्ट इन कार। सीट बेल्ट का कैसे, जैसे अगर कार जा रही है, ठीक है, आप सीट पे बैठे हो, ठीक है, और एकदम से ब्रेक लगती है, तो ये सीट बेल्ट कभी ऐसा देखे कि सीट बेल्ट एकदम से टाइट बांध रखी है, मतलब लूजन होती है ना, आप हाथ भी डाल सकते हो तो खींच जाती है ना। तो यहाँ पर भी यही होता है कि आप यस जैसे इम्पैक्ट होता है तो ये क्या होगा, सीट ये आपके इम्पैक्ट को धीरे कर देगी, आप आगे तो बढ़ रहे होगे लेकिन स्ट्रेच हो रही है तो ये इम्पैक्ट को धीरे कर देगी, तो उस वजह से आपको इतना यस हर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड। तो ये सारी बातें क्लियर है? यस सर। कोई डाउट अभी तक पूरी क्लास का? नो सर। देख लो, कोई भी एप्लीकेशंस हो गई, डेरिवेशन हो गई, बस मोमेंटम के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ सर मोशन। एक बार ना वैसे कर दो, मतलब मैं समझ आ गया बट एक बार रिकैप्चुलेट सब कुछ। रिकैप कर दूं, इसी स्लाइड से कर दूं, है ना? यस सर। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से और उससे पहले क्या था, और पहले कुछ था ही नहीं। ओके, पहले तो यही था, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। अनबैलेंस ये तो समझ गए। यहाँ पे कोई डिवीजन चाहिए नहीं? नो सर। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स यस नहीं सर। लगाते, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि बॉल पड़ी है, पड़ी रहेगी, जा रही है तो जा रही है, इस बॉल को मोशन में लाने के लिए आपको यस कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, और मोशन में कोई बोलता है उसको यस रोकने के लिए फ्रिक्शन या कुछ भी आएगा ही आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स। यस सर। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, बॉडी की टेंडेंसी है किसी भी चेंज को रेसिस्ट करने में, और वो चेंज क्या है, या तो रेस्ट का है या फिर यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों स्टेट को सेम यस रखना चाहती है, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। फिर हमने देखा कि इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि बॉल को मूव कराने में कम मेहनत लग रही है एज कम्पेयर टू योर अलमीरा। क्यों? क्योंकि अलमीरा का मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, ठीक है। यस ठीक है, फिर हमने देखा इनर्शिया का एप्लीकेशन कहाँ पे देखी, जो हमें जर्क फील होता है। हमने देखा कि बस की जो अपर बॉडी है, अगर बस वेलोसिटी में जा रही है तो आपकी अपर बॉडी भी वेलोसिटी में जा रही है, तो अगर बस स्टॉप होती है तो आपकी अपर बॉडी अभी स्टॉप नहीं हुई, क्योंकि उसको अलग से किसी ने फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है, तो वो मोशन में जा ही जा रही है। उसके बाद आपकी बॉडी फोर्स लगाती है कि भाई बैठ जा, बस रुक गई है, ओके, तो वो उसकी बॉडी को खींचकर वापस पोजीशन में लाती है, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, ओके। सेम कारपेट का हमने देखा कि कारपेट में डस्ट होते हैं, आप शेक करोगे तो कारपेट तो मोशन में आ गया लेकिन डस्ट पार्टिकल्स मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में थे, तो उससे थोड़े सेपरेट हो जाएंगे और इधर उधर निकल जाएंगे, ठीक है, शेक ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम क्या है, कि सिर्फ इनर्शिया जो है मास पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने देखा कि स्मॉल मास की चीज भी अगर हाई वेलोसिटी से फेंकी जाए तो वो भी उतना इम्पैक्ट दे देगी जितना एक ट्रक है वो स्लो स्पीड से जा रहा हो, ठीक है, आपको दोनों में सेम टाइप का इफेक्ट फील होने स्टार्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स देयर इज सम क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड मोमेंटम व्हिच इज मास इनटू में योर वेलोसिटी। फिर हमने देखा कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मास जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो यस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हमने इम्पैक्ट करा कि 1 किलोग्राम की बॉडी अगर 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है उसका मोमेंटम, और 200 kg का अगर 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है उसका मोमेंटम सेम है, दैट मींस उसका इम्पैक्ट आपको सेम पड़ेगा। और इम्पैक्ट कहाँ दिखाई देगा, सीधा फोर्स में। ये यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फोर्स अप्लाइड, ओके। तो इसका हमने देखा चेंज ऑफ मोमेंटम का कि अगर बॉडी है रेस्ट से मोशन में आ गई तो कितनी फोर्स लगाई, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इस पर कितनी फोर्स लगाऊं कि वो जीरो से v वेलोसिटी पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे,
हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और कितने टाइम में आपने उसको फोर्स लगाई, ठीक है। फिर यहाँ से हमने डिराइव करा अपना F इक्वल्स टू एम ए, ये तो क्लियर ही है। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ करी और सिंपल पुट कर दी, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया जिसको हमने 1, जो हमने देखा न्यूमेरिकली वो 1 है। ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ जादू में 1 कर दिया 2 कर दिया, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि इसकी वैल्यू 1 ही आती है। ओके, फिर हमने एप्लीकेशंस देखी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आई गेस, ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कैचिंग अ बॉल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट ऑफ टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे आप कैच कर रहे हो बॉल को, अगर टाइम को इम्पैक्ट नहीं करोगे तो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि आपका टाइम कम था। आप इस टाइम को बढ़ा दो तो वो फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ हमने हाई जंप में भी देखी और यही चीज़ हमने सीट बेल्ट में भी देखी। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो ये सब कुछ नो। तो एक सैम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस पे, ठीक है। तो एक सैम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम रेस्ट करते हैं। और समझाने का काम ज़्यादा हो गया, मेरा गला भी थक गया आज। ओके, सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी if 12 Newton of force is applied, okay, to uh, to an object of mass 3 kg? सिंपल क्वेश्चन है, यस तो ये करके दिखाओ। सेकेंड, कैलकुलेट द फोर्स, okay, required to move a car from rest to 30 meter per second in 10 seconds. ओके, किसी कार को आपको रेस्ट से 30 मीटर पर सेकंड पे लेके जाना है 10 सेकंड में, तो कितनी फोर्स उस पर लगाऊं अगर कार का जो मास है दैट इज 1500 kg? तो ये 2 क्वेश्चंस करेंगे आज, और लेट्स सी। आप ट्राई करो दोनों, फिर मैं बताता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आती यस। है। नॉर्मली आपको पता ही है। सर फर्स्ट आ गया। इसका क्या आंसर है? फर्स्ट का सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, एफ इक्वल्स टू एम ही लगा दिया होगा, राइट? यस You just have to divide this thing. सेकंड करो। कैलकुलेशन रह गई बस। हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम।
सर 4500 न्यूटन फोर्स। 4500 लीटर फोर्स, राइट। तो समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। v माइनस यू बाई टी, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, तो सर 30 हो जाएगा, 30 अपॉन 10 तो 3 हो जाएगा। एंड देन फोर्स का फॉर्मूला एक्सेलरेशन इनटू मास हो जाता है, तो 15, तो 1500 इनटू 3 हो जाएगा। सो mv माइनस u बाय t, है ना, सिंपल। यस